जो खबर मैं लेडी डॉक्टर से सुन के आ रही थी, मैं ऐसे थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मुझे रवि की बातें याद आने लगी। मेरे सवाल सुनकर एकदम से घबरा जाना, मुझे बेमतलब डांट देना, गुस्सा करना, रात रात भर मेरे पति का अपनी माँ के कमरे में रहना, मेरे सास का यूँ बेखबर होकर सोना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोई बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है। इतना बड़ा पाप सगी माँ के साथ मैं सोच भी नहीं सकती थी। टप टप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसे घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अकल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूँ वह झूठ था। जो रिपोर्ट मैंने 2 हॉस्पिटलों में चेक कराई थी वह भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हज गुजरी बात रवि को ही मुजरिम साबित कर रही थी। और फिर मुझे एक ऐसी सबूत मिल गया जिसे रवि का असल रूप मेरे सामने आकर रख दिया था कि जब मैं अपनी सास के कमरे में गई ही थी। और फिर सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही तनाव का रिश्ता रहा था। चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दिल में कभी भी सास के लिए बहू के दिल में मोहब्बत नहीं होती, और ना ही सास के दिल में बहू लिए मोहब्बत होती है। जैसे कि इंसान माँ के लिए महसूस करता है या अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। लेकिन फिर भी मैं अपने सास की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। हालांकि शादी की पहली रात एक औरत के लिए बहुत खास होती है। बहुत सी बातें होती है वह अपने पति से करना चाहती है, सुनना चाहती है। अपनी शादी की पहली रात वो यादगार बनाना चाहती है। लेकिन मेरी वह शादी की पहली रात भी मेरी सास की नज़र में हो गई थी। ना तो मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार थी और ना ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी। ठीक ठाक थी, सेहतमंद थी और रंग रूप भी सफ़ेद था, बिल्कुल तरोताज़ा। कोई दिक्कत नहीं दिखती थी, बल्कि वो तो अभी तक जवान ही दिखती थी। लेकिन शादी की रात जैसे ही मैं रवि के कमरे में गई तो अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी। अभी तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की थी। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी तक नहीं पहनी थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि फ़ौरन से खड़े हो गए। घर में पीछे पति और सास के अलावा दूसरा कोई न था, इसलिए उस समय तो सास के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता था। रवि ने दरवाज़ा खोला तो मेरे सास सामने ही बड़ी हद आवाज़ खड़ी थी। कहने लगे, रवि, मेरे पाँव में फिर वही दर्द उठ रहा है। मेरे सास के चेहरे पर दर्द के आसमान भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वह बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। रवि कहने लगा, आप चले मम्मी, मैं साथ में अपने पाँव की मसाज कर देता हूँ। यह कहकर वह अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया था। मुझे लगा रवि कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों में कट गई। मेरा इंतजार ही रहा, लेकिन रवि नहीं आया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पूरी रात में इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने अपने कपड़े बदले और गुस्से के हालात में लेट गई। ठीक है, माँ भी बहुत अहमियत रखती है, लेकिन शादी की पूरी रात वहाँ आदमी कुछ देर के लिए भी मेरे पास नहीं आया था। मुझे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। गुस्से के मारे मेरे आंसू निकले रहे थे। मेरी सास इतनी भी बीमार नहीं लग रही थी कि पूरी रात माँ की सेवा में गुजार दी थी। अपना जी जलते हुए ना जाने कब मुझे नींद आ गई थी। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने मुझे झिझोर कर उठाया था। मैंने मदी मदी आंखों से देखा था, सामने रवि खड़ा था। कहने लगा, मैडम जी, कब तक सोने का इरादा है? वह बड़ा मुस्कुराकर मुझसे पूछ रहा था, जैसे कि मुझे रात की बात याद है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बैठ गई। रवि कहने लगा, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया हुआ है। वह यूँ बात कर रहा था जैसे कुछ ही ना हुआ हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। यह कहकर मैं वॉशरूम में चली गई। तैयार होने के बाद बाहर आई तो जैसे मेरे सास ताज़ा से टेबल पर नाश्ते से भर रही थी। यूँ लग रहा था जैसे नहा धोआ कर बाहर आई हूँ। लग ही नहीं रहा था वह रात को इतनी बीमार थी कि रात भर मेरे बेटे के सेवा करती रही। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे पास आ गई। मैंने झुझक कर आशीर्वाद लिया तो मुझे कंधों से उठाकर मेरे माथे को चूम लिया। कहने लगी, हमेशा खुश रहो, अब आबाद रहो, हमेशा सुहागा रहो, आओ बैठा नाश्ता करो। मैं तो अपनी सास को देखकर हैरान थी। वो यूँ जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप खामोशी से टेबल पर बैठ गई। रवि मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने सास से कहा कि आपकी तबीयत कब कैसी है? मेरी बात पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रवि की तरफ देखा था। कहने लगा, जिसका रवि जैसा बेटा हो उसकी माँ को क्या हो सकता है। बस उसने मेरे पाँव की मालिश की और ना जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई।
मुझे तो फिर होश नहीं आता था। बस सुबह जाकर मेरी आंख खुली, देखा तो 9 बज रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। मैं यह सोच रही थी कि अगर मेरी सास रात को थोड़ी देर की मालिश से सो गई थी तो फिर रवि कमरे में क्यों नहीं आया। रवि नाश्ता करके चला गया तो मेरी सास कहने लगी, मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा? रवि की आदत जैसी वैसी बहुत अच्छी है। जब वो मेरा इतना ख्याल रखता है तो तुम्हारा भी ज़रूर रखेगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, वह तो रात भर कमरे में आई ही नहीं, शायद आप गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन वह फिर भी आपके पाँव दबा रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए थे, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर कहने लगी, नहीं, वह तो मेरे सामने ही मेरे कमरे से जा चुका था, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? मैंने तो खुद उससे कहा था कि बस करो मेरी सेवा और जाओ अपनी पत्नी के साथ। क्या सोचेगी बहू? जितनी मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी, उतनी हैरत मेरी सास के चेहरे पर भी थी। फिर उन्होंने जैसे खुद को झटका था। कहने लगी, असल में उसने ही मेरी आदत को ख़राब किया है। जब तक रवि मेरे पाँव ना दबाए, मेरे पाँव की मसाज ना करे, मुझे नींद ही नहीं आती थी। रात होते ही मेरे पाँव में दर्द बहुत तेज़ी से उठने लगता है और वह मेरे पाँव का मसाज कर जाकर देता है तो मैं ऐसे गहरे नींद में सो जाती हूँ कि पूरी रात मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। फिर तो बस मेरी सुबह की आंख खुलती है। खैर तुम चिंता मत करो बहू, रवि घर आता ही होगा। तो मैं उससे कान खींचती हूँ और उससे पूछती हूँ कि मैंने कहा था कि सर हिला दिया और नाश्ता करने लगी। लेकिन यह दिन भी कहानी नहीं थी, अब यह रोज़ का रूटीन बन गया था। जब भी रवि कमरे में आता, कुछ देर बाद ही मुझसे कहता, तुम सो जाओ, बस मम्मी के पैर दबाकर मैं अभी आता हूँ। फिर रवि कमरे से बाहर चला जाता और मैं उसका इंतज़ार करती ही रह जाती। 2 दिन 3 दिन जब यही तमाशा जारी रहा तो फिर मैं रवि से पूछ ही लिया कि रवि आप रात को सोते कहाँ हैं, क्योंकि मम्मी जी के पाँव दबाने के बाद आप वह गहरी नींद में सो जाती हैं। उन्हें तो यही लगता है कि आप मेरे पास आ जाते हो। मेरी इस बात पर रवि की रंगत उड़ गई थी। वह कुछ परेशानी का शिकार हुआ था। कहने लगा कि असल में मैं मम्मी के पाँव ही दबाता रहता हूँ, मुझे अपनी माँ की सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों की? अपनी मम्मी की सेवा ही करते करते। अगर पत्नी की लाए हो तो उसके कुछ हक भी होते हैं, उन्हें पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर रवि ने मुझे गुस्सैली नज़र से देखा था। कहने लगा, बस मुझे इसी बात का डर था। यह जो पत्नी जैसी आफत होती है ना, घर में एकदम रखते ही बेटे को उसकी माँ के खिलाफ करना शुरू कर देती है। ऐसी जहर भरती है कि बेटे माँ को धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। इसलिए मैं शादी के खिलाफ था, लेकिन मेरी माँ को ना जाने क्या शौक था बहू लाने का। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई भी लड़की हो यह बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं अपनी माँ के इतने दिल से सेवा करता हूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि रवि मुझे यह सब बातें कहेंगे। मैंने तो एक आम सी बात कही थी, लेकिन उन्होंने इसका मतलब उल्टा ही ले लिया था। मैंने कहा, रवि मुझे भला क्या तकलीफ़ हो सकती है कि अपनी माँ की सेवा करें? बेशक करें, लेकिन जब वह गहरी नींद में सो जाती हैं तो वापस कमरे में आ जाया करें। मैं भी कुछ सपने सजे इस घर में आई हूँ, आपको मेरे जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर रवि खामोश हो गया, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। कभी मुझे देखता, कभी नज़रें चुरा लेता, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगता, ठीक है मैं आ जाऊँगा। वह तो मैं तुम्हारी नींद की खराबी का सोचकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आता था, क्योंकि मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उस रात्रि रवि कुछ देर बाद कमरे में आ गया था। काफ़ी देर कर मुझसे बातें की भी करता था, लेकिन उसकी बातों में ज़्यादा उसकी माँ की बातें होती थी। यही कहता रहा कि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी हम दोनों की मोहब्बत के बीच में मत आना, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे साथ कुछ नहीं आएगा। रवि बात को मुझे नॉर्मल शब्दों में ही कह रहा था, लेकिन उसका शब्द मुझे अंदर से चुप कर रह गए थे। ठीक है रवि को अपनी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन यह कौन समझता था कि मैं उसकी माँ से उसे अलग कर दूंगी। शायद हमारे समाज में भी यह सब बातें बहुत आम हो गई थी कि लड़कियां आते ही अलग घर में जिद करने लगती है। इसीलिए रवि मेरे बारे में सोच रहा होगा। यह सब सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा न था। खैर रवि को बाहों में यह मेरी पहली पत्नी याद आ रही थी। शादी की पहली रात वो रवि कमरे में आए ही नहीं था, और उसके बाद भी न जाने कितनी रातें मैंने तड़प कर गुजारी थी। आज जब रवि ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो मैं सब कुछ भूल गई।
क्योंकि मैं अपनी इस रात को यादगार बनाना चाहती थी। बहुत जल्दी मैंने किचन भी संभाल लिया था और अपनी सास की भी जी जान से सेवा भी करती थी। उसका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बल्कि बेटियों वाला यह सब देखकर रवि भी बहुत खुश था। यह रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बराबर वाली साइड खाली थी। मैंने घड़ी की तरफ नज़र गड़ाई और रात के 3 बज रहे थे। मुझे कुछ प्यास से महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे लगा शायद रवि ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होंगे। अक्सर वह नींद ना आने की वजह से रात को ड्राइंग रूम में टीवी देख लिया करते थे, लेकिन ड्राइंग रूम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। घर पर सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था, एक मेरे सास का कमरा और एक हमारा रवि था जो ड्राइंग रूम में ही था, ना कि गैलरी में। मुझे लगा शायद अपनी माँ की सेवा कर रहे होंगे। मैंने पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। मैं गहरी नींद से उठी थी, इसलिए अभी मेरे ऊपर नींद का असर था। मेरी आंखों में खुमारी थी, लेकिन मुझे अपनी सास के कमरे में अजीबोगरीब आवाज़ सुनाने देने लगी थी। यह सुनकर तो मेरी नींद भाग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सास के कमरे में मेरी सास के अलावा कोई और है और रवि के अलावा तो घर में कोई और ही मर्द ना था। मैंने सोचा कि चलो सास के कमरे में झांक कर देखती हूँ। अगर रवि हुए तो मैं उन्हें बोलूँगी कि वह आ जाएं। कब तक माँ के पाँव दबाते रहेंगे? रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सास के कमरे में दरवाजे का हैंडल घुमाया, कमरा अंदर से लॉक था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लग रही थी। घर में कोई भी तो गैर नहीं था। फिर रवि का क्या मकसद था कि वह अपनी माँ का कमरा लॉक करके उनके पैर दबाए? मैं हल्की हल्की कमरे की दस्तक थी। जैसे ही दस्तक की आवाज़ अंदर तक पहुंची, अंदर की बातें करने की आवाज़ एकदम बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मैं फिर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। आगे खड़ मायूस होकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। जैसे मैं बेड पर लेटी, कुछ देर बाद ही रवि भी कमरे में दाखिल हुआ। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे जाकर देखकर कहने लगा, सोई नहीं तुम अभी तक? मैंने कहा कि मम्मी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मेरी यह बात सुनकर रवि के चेहरे की रंगत उड़ी थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, अब तुम हम माँ बेटे की जासूसी पर उतर आई हो? रात को उठकर यह देखा करोगी कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करता हूँ? रवि मुझे बहुत ही उखड़े शब्दों से बात कर रहा था। मैंने कहा, रवि आप हर बात गलत मतलब क्यों निकाल लेते हैं? मैं तो यह सोचकर आई थी कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर रात तक अपनी माँ के पाँव दबाते रहते हैं। आपको भी आराम की ज़रूरत होती होगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगा, अच्छा बस अब चापलूसी भरी बातें मेरे साथ मत करो। मैं अच्छी तरह से औरतों के नेचर को जानता हूँ। आज के बाद खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश भी की थी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आया था कि रवि सिर्फ अपनी माँ के मामले में इतनी सख्त मिजाज क्यों था। हालांकि वैसे मुझे ठीक से बात करते थे, मुझे घूरने फिर आने भी जाते थे। कभी कभी बाहर से खाना ला कर दे देते, तो कभी कभी कहते चलो बाहर होटल में खाना खाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ मांगती तो फ़ौरन से ला कर दे देते, कभी भी मना नहीं करते थे। वह यूँ नज़रें बदलते ही जैसे यकीन जहाँ बात उसकी माँ की आती है, वह यूँ ना मैं उनके बड़े दुश्मन हूँ। मैं अभी इन्हीं उलझन में उलझी हुई थी कि एक दिन रवि मुझसे कहने लगा कि वह आज रात पर नहीं आएगा, क्योंकि अपनी दोस्त के साथ फार्म हाउस जा रहा है और रात पर वहीं रहेगा। मुझसे कहने लगा, ऐसा करना, तुम माँ के कमरे में थोड़ी देर बैठ जाना, उनको पाँव दबा देना, जब वह सो जाए तो तभी तुम भी जाकर अपने कमरे में सो जाना। मैं ऐसा ही किया था। मैंने अपनी सास के पाँव दबाए और वो सो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके पैरों का मसाज करना चाहा, मैंने देखा उनके पाँव और पाँव के कुछ ऊपर के हिस्से पर नाखूनी के निशान थे। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी सास नींद में थी, लेकिन नींद में भी बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी से अपना हाथ छुड़ा रही है यह और डा रही हूँ। यह समझ से बाहर था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे लगा शायद वह कोई डरावना सपना देख रही थी। मैंने उन्हें झिंझूर के उठाना चाहा, लेकिन वह इस कदर गहरी नींद में सो चुकी थी कि होश में नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने नींद की दवा डोज ली हो। खैर, मैं समझ गई कि रात को मुझे उनके कमरे की बातें करने की आवाज़ क्यों आती है। शायद सास को नींद में बड़बड़ाने की और बोलने की आदत थी। मैं भी पूरे दिन ही थकी हुई थी,
इसलिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली, कुछ अजीब से शोर से खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई हो, उल्टियाँ कर रहा हो। मैं फौरन से उठकर बाहर आई तो आवाज़ मेरी सास के कमरे से ही आ रही थी। मैं फौरन से अपने सास के कमरे में गई, उनके वॉशरूम में ले गई। वह उल्टियाँ कर रही थी, उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। यह देखकर मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने उन्हें कमरे से लाकर बिठाया। वह कहने लगी, ऐसा करो, रवि को फ़ोन कर दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। उनके चेहरे का रंग भी मुझे एकदम से पीला लग रहा था। मैं फ़ौरन रवि को फ़ोन किया, लेकिन मैं कहने लगा कि मैं अभी फार्म हाउस में फंस गया हूँ। फार्म हाउस की तरफ बहुत तेज़ी तूफ़ानी बारिश हो रही है और सारे रास्ते लगभग बंद हैं, इसलिए मैं शायद शाम तक ही वापस आऊँगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरी सास के हालात बिगड़ी जा रही थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से रिक्शा लिया और सास को बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी लो हो गया है, इनको ड्रिप लगेगी और 2-3 टेस्ट भी कर लिए। और उसके बाद जो खबर उसने सुनाई वह सुनकर मैं होश को बैठी थी। वह कहने लगी, तुम्हारे पास माँ बनने वाले हैं और उस उम्र में अगर वह इस हालात में गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा होगी। मेरे तो जैसे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वह कहते हुए मेरी आवाज़ झलक से उठ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमें 2 बार टेस्ट रिपोर्ट चेक की है, क्योंकि हमें भी इस बात का विश्वास नहीं आ रहा था कि वह इस उम्र में माँ बनने जा रही है, इसलिए टेस्ट किए हमने। आपकी सास के 2 बार टेस्ट की। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मेरी सास एक विधवा औरत थी। मेरे ससुर को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे। यह कैसे मुमकिन था? मेरा दिमाग सोचने समझने से बंद था। ड्रिप और इंजेक्शन के बाद मेरी सास की हालात कुछ बेहतर हुई तो मैं उन्हें घर लाने की बजाय एक दूसरे अस्पताल ले गई। वहाँ जाकर मैंने दोबारा से उनका चेकअप करवाया, क्योंकि मुझे अभी भी रिपोर्ट पर शक था। लेकिन जवाब वही आया जिससे मुझे डर था, वह बाकी प्रेग्नेंट थी। यह सब मैंने अपनी सास से तो नहीं कही, लेकिन यह बात मेरे अंदर उधम मचा रही थी। रात भर तो रवि ही मेरे सास के कमरे में होते थे। जो कुछ मेरे दिमाग में पर्दे आ रहा था वह सोचना मुझे पाप लग रहा था। मैं जिस दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी उन्हें शब्द भी नहीं दे पा रही थी। मेरी सास हर बात से अनजान निडर हो रही थी और मेरा यह हल था कि काटो तो खून नहीं। मेरे दिमाग में उठने वाले सवालों ने मुझे दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। कोई भी भला बेटा अपना सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जब तक घर पहुँची थी मैं बेजान सी हो चुकी थी। मेरी सास खुद अलग परेशान थी अपनी तबीयत की वजह से, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई। जो खबर मैं डेली डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मैं पत्थर की तरह हो चुकी थी। मुझे रवि की तरह गुजरी सारी बातें याद आने लगी थी। मेरे सवाले, मेरे ऊपर गुस्सा करना, मेरी सास का यूँ बेखबर होकर सोना और रोना। लेकिन कोई सगा बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है? सगी माँ के साथ इतना बड़ा पाप मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तब करके मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी माँ के साथ ऐसी घिनौना खेल खेल भी सकता है? मेरी अकल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ भी मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूँ वह झूठ था। वह रिपोर्ट जो मैंने 2 हॉस्पिटल में कराई थी वह भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैं अपने पति और सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को ना मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हर गुजरी बात रवि को ही मुजरिम साबित कर रही थी। फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिससे रवि का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया। जब मैं अपने सास के कमरे में गई और फिर सामने साइड टेबल पर रखी तेल की शीशी मैंने ली और वह लेबोरेटरी में दे दी। मैंने कहा कि मुझे इसकी रिपोर्ट जल्दी ही चाहिए। उसकी रिपोर्ट ने मुझे सारे शक दूर कर दिए थे। मेरे लिए यह एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत था। इस तेल में नशा डाला गया था। वह पैर के तलवे पर लगाकर वह नशा शरीर के अंदर चला जाता था और इंसान को बेहोश कर देता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। शाम को जब रवि घर वापस आया तो मैं अपनी सास के नींबू पानी पिला रही थी। मेरी सास की हालात देखकर रवि परेशान हो गया। मेरी सास ने जब यह कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो वह मुझसे अपनी माँ की खैरियत पूछने लगा कि क्या हुआ था माँ को, डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा आप कमरे में चले, मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा।
मैं उन्हें कमरे में ले गई और सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दी, जिन्हें पढ़कर रवि के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह मेरे आत्मविश्वास से देखने लगा, फिर वह रिपोर्ट दूर फेंकने कहने लगा, यह सब कैसे हो सकता है मेरी माँ। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी जबान से यह शब्द कहते हुए? आपने खुद ही अपनी माँ के साथ यह सब कुछ किया। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। रवि कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? यह क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, तो आपके अलावा घर में कौन होता है? रात भर आप अपनी माँ के कमरे में क्या करते हैं? उन्हें क्यों नशे का तेल लगाते हैं? मेरी बात सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वह लड़की मेरी माँ को पसंद ना थी। इसलिए तेल लगाकर जब मेरी माँ गहरी नींद में सो जाती तो मैं उनके कमरे से खिड़की से बाहर निकलकर उस लड़के से मिलने चला जाता था, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर नज़र रखती थी। अगर माँ नहीं सोती तो मैं उनके प्रेमिका से मिलने नहीं जा पाता। दूसरी शादी हुई तो वह लड़की बहुत रोई। उससे हमारी शादी की बात तो खुशी करने की थी, कोशिश की थी, लेकिन वह रात मुझे उसके साथ गुजारनी पड़ी। मैं उसी के पास जाता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ यह सब किसने किया यह मैं नहीं जानता। यह मेरे लिए एक नया खुलासा था जिसने मेरी पूरी हस्ती ही हिला कर रखती थी। खैर, अगली रात सास के कमरे में रवि खुद छुप गए थे। वह गली का चौकीदार था जो रवि को कमरे से बाहर जाता देखकर उसे खिड़की के अंदर आ जाता था और मेरी सास के साथ गलत काम करता था। जो खेल रवि मोहब्बत के नाम पर एक लड़की के साथ खेल रहा था, उसकी माँ भी उसी के पकड़ में आ चुकी थी। उस चौकीदार ने रवि से बहुत मारा, अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाया। जिस लड़की के पास रवि जाता था वह अच्छे किरदार की न थी। जब उस लड़की की सच्चाई उसे मालूम हुई, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं रवि को छोड़कर अपनी माँ के घर जा चुकी थी। मैं तलाक का केस भी दायर करवा दिया था। रवि मुझे माफ़िया मांगता रहा, लेकिन क्या यह मेरे लिए आसान था? क्या बात मेरे मर्द की ऐसी गलतियों को सिर्फ मैं माफ़ कर दे कि उसका घर बस जाए? क्या ऐसे पति को अपनी पत्नी को तलाक दे दे ताकि उसका घर बस जाए? धन्यवाद।